हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। किस चीज पर? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर। जी हां, क्या है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी? कंटिन्यूसली न्यूज में आप सुन रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को चौंका देने वाली खबर है ये कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है क्या चीज। और ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करवाने वाली है, वो टेस्ट क्या है, ठीक है, उसे हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं, डिटेल डिस्कशन रखने वाले हैं। जो लोग भी इस टॉपिक पे डिटेल्स चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे क्या है, बिलीव मी, वीडियो के एंड तक आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आखिर है क्या चीज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या होने वाला है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को किस तरह से अफेक्ट करने वाला है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। जी हां, तो क्या है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसके पहले ये समझो आप, ठीक, कि कैबिनेट ने रिसेंटली क्या करा है, कैबिनेट ने इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्रूव कर दिया है। अब ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, तो इसे ऐसा देखा जा रहा है कि इट इज अनदर मेजर रिफॉर्म रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ एक बड़ा दूसरा रिफॉर्म, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसी तरह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये रिक्रूटमेंट एजेंसी भी क्या करने वाली है, स्टूडेंट्स की लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाली है। कैसे? तो जो स्टूडेंट्स कॉलेज पास आउट है या फिर कह लीजिए 10th लेवल के बाद में, 12th लेवल के बाद में जो एग्जाम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, जो अपने आप को क्या करते हैं, परखते हैं कि हाँ हम ये एग्जाम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, वो उस एग्जाम में बैठते हैं। तो उन स्टूडेंट्स का अब जो एग्जाम देने का तरीका है वो बदलने वाला है। कैसे? तो वही चीज यहां पे बताई गई है, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जितनी भी है उसमें जो रिक्रूटमेंट होता था उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, सारी जॉब्स नहीं, कौन सी जॉब्स? तो देखो, इस पूरी थीम, मतलब इस पूरे डिस्कशन का मैं आपको थीम समझा देता हूं, हर पॉइंट कवर करेंगे। तो थीम इस तरह से, मैं आपको एक बैकग्राउंड और क्रक्स बताऊंगा कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्यों बनाई गई है, ठीक है, उसके पीछे का बैकग्राउंड समझाऊंगा, क्रक्स बताऊंगा कि है क्या चीज, फिर हम इसे डिस्कस कर लेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है। फिर अगर बात की जाए कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो ये कैसे होने वाला है, ऑन ग्राउंड इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, इसके सारे प्रोविजंस, फीचर्स और वर्किंग मैकेनिज्म, किस तरह से टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या क्या चेंज है क्या नहीं है, कैसे होगा, ये सारी चीजें भी हम इस डिस्कशन में कवर करने वाले हैं। और आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, या फिर कह सकते हैं इसका जो थ्योरी पार्ट है, ये तो हम क्या करेंगे, बेसिक क्या क्या चेंज हुआ वो देख लेंगे, लेकिन इसके ऑन ग्राउंड इंप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। क्रिटिक्स जो है तो वो बोल रहे हैं कि ये जो स्टेप लिया गया है इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो वो क्या डिबेट्स हैं वो समझेंगे, और वे फॉरवर्ड क्या आगे रास्ता होना चाहिए, ये सारी चीजें एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी गवर्नमेंट वैकेंसीज, ठीक है। आज अगर आपसे पूछा जाए कि अभी जो एग्जाम होते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के, ठीक है, मतलब जो सेकंड टियर थर्ड टियर के एग्जामिनेशन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आज कैसे होते हैं वो? तो आज वो एग्जाम्स क्या होते हैं, दीज एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एस एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है आज के समय में कैसे होते हैं, आज के समय में आप देखेंगे तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम जो हैं तो वो अलग अलग बोर्ड्स बनाए गए, अलग अलग कह सकते हैं एजेंसीज हैं, एसएससी हैं, ठीक है, रेलवे के लिए आरआरबी है, फिर बैंक वगैरह एग्जाम के लिए क्या है, आईबीपीएस है। तो ये जो अलग अलग बोर्ड है, ये आज एग्जाम उस तरह से होते हैं, मतलब आपको मान लीजिए क्या है कि किसी भी तरह से जो ग्रुप 2 की जो जितनी भी एग्जाम्स होती है, ठीक है, ग्रुप बी की जितनी भी एग्जाम्स होती है, उसमें अगर अपियर होना है तो आपको एसएससी का एग्जाम देना होगा, आज वैसा हो रहा है, ठीक है। रेलवे के एग्जाम से तो उसके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एक अलग बॉडी बना के रखी है। तो इस तरह से क्या है, आज अलग अलग बॉडी है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है यहां पे प्रॉब्लम यह आती है कि अगर आप देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड समझो थोड़ा सा। बैकग्राउंड ये है कि लंबे समय से डिमांड ये उठ रही है कि जब आप वन नेशन वन टैक्स की बात करके जीएसटी ला सकते हो, ठीक है, तो उसी तरह से आप क्या बात कर रहे हैं यहां पे, आप ये बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन एग्जाम होना चाहिए, कि सारी सेंट्रल लेवल की जो एग्जामिनेशन है वो एक ही टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवा देना चाहिए, ठीक है। किस तरह से? तो जैसे अगर आपको ध्यान हो तो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए है जो, ठीक है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करवा रहा है, आईआईटी, और आईआईटी के साथ साथ नीट का एग्जाम करवा ले रहा है, ताकि क्या हो, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, एक जैसा एग्जाम हो, एक तरह से हो, एक क्या रहे, एक कह सकते हैं अलाइनमेंट सेट हो जाए।
यूपीएससी जैसे आप देखते हो तो बहुत सारे जो सेंट्रल लेवल के ग्रुप ए के एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज, उन्हें कंडक्ट करवा रहा है। तो उसी तरह से डिमांड हो रही थी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए भी एक बॉडी होना चाहिए। इस साल के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने और ये डिक्लेयर भी कर दिया था कि वी आर प्लानिंग टू हैव अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक, अब उन्होंने वहां पे क्या कर दिया था, एक हिंट दे दिया था कि हाँ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आने वाली है। तभी ये अनुमान लगा लिया गया था कि इस साल में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टाइप से एक बॉडी बन जाएगी। ठीक, अब क्या होता है, तो इट वाज अ गवर्नमेंट्स प्लान टू एस्टैब्लिश ए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब वाई तो मैंने आपको कारण समझा दिया, क्योंकि यहां पे कह सकते हैं कि इन बोर्ड्स में कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या था अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, एडवांटेजेस जब गिनाऊंगा तब समझा दूंगा ये। ठीक है, तो ये एक आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा कि हाँ अब एक बॉडी है जो सारे एग्जाम करवाने वाली है। सवाल आपके मन में आया होगा कि फिर ये दूसरी बॉडी क्या करने वाली सर, वो भी बताता हूं। देखो, तो अगर हम समझे इसे, तो अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, अ मल्टी एजेंसी बॉडी कॉल्ड द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए विल कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब क्या होने वाला है, एक मल्टी एजेंसी बॉडी होगी। मल्टी एजेंसी मतलब मल्टीपल एजेंसीज होगी उसमें। ठीक है, जैसे अगर आप देखते हो क्या कि यूपीएससी है, तो यूपीएससी जो है एक ऐसी बॉडी है जो मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है। उस बॉडी के अंदर मल्टीपल पर्सनल्स रहते हैं जो क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप देखेंगे एग्जाम जो है, ए ग्रेड की जो एग्जाम है उन्हें कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अब क्या होगा, एक मल्टी एजेंसी बॉडी बनाई जाएगी जिसमें कौन कौन होने वाला है, तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, दी एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। तो जितने भी बोर्ड्स हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, उन सभी के मेंबर जो रहेंगे वो सब मिलकर एक मल्टी एजेंसी बॉडी बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करवाने वाली है, आप देखोगे तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाने वाली है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाने वाली है। इस टेस्ट के माध्यम से क्या होगा, इस टेस्ट के माध्यम से आपको एक टेस्ट देना है और आप तीनों एग्जाम में से किसी भी एग्जाम में जा सकते हो। कैसे, देखो अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कि एक टेस्ट से 3 एग्जाम कैसे क्लियर होंगे। तो देखो क्या होता है, हर एग्जाम का अलग अलग क्या होता है, फेज होता है। अलग अलग फेज कैसे होता है कि आपको कहीं कहीं पे प्रीलिम्स देना होता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है एक, ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, पहले एक फेज निकालेंगे, फिर मेंस होगा, कहीं कहीं पे इंटरव्यू भी होता है। तो इस तरह से क्या होने वाला है कि जो पहला एग्जाम होता है, पहला सेट होता है एग्जाम का, जो प्रीलिम्स जिसे कहते हैं, तो प्रीलिम्स क्या होगा, सभी एग्जाम के लिए एक कर दिया जाएगा। आया समझ में, ये बड़ा चेंज है, इस चीज को पकड़ लो बस, यही क्रक्स है क्या, कि जो पहले अलग अलग आपको क्या है कि हाँ आरआरबी का अलग प्रीलिम्स देना होगा रेलवेज के लिए आपको, ठीक है, एसएससी का एक अलग प्रीलिम्स देना होगा। तो वो जो अलग अलग एग्जाम्स होते थे, उन अलग अलग एग्जाम्स को अब एक साथ कर दिया जाएगा। ठीक है, एक साथ एग्जाम होगा, उसके बाद में जो दूसरे एग्जाम्स है जैसे मेंस है और इंटरव्यू है, तो जो मैंने आपसे भी कहा था, बताया था कि एक कंफ्यूजन होगा कि ये बोर्ड्स अब क्या करेंगे, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस अब क्या करेंगे ये बोर्ड्स। तो उसके बाद के एग्जाम्स वही बोर्ड्स कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन प्रीलिमिनरी एग्जाम्स जो हैं, प्रीलिम्स जो हैं, वो कौन कंडक्ट करवाने वाला है, वो ये जो बॉडी बनने वाली है, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये कंडक्ट करने वाली है। आगे समझ में। अब देखो क्या है, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कैसे होने वाला है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं। देखो, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड बी कंडक्टेड फॉर प्रीलिमिनरी एग्जाम्स एंड कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर वंस एंड अप्लाई टू एनी और ऑल ऑफ दीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज अंडर अ सिंगल टेस्ट। एक सिंगल टेस्ट के अंदर कैंडिडेट्स को क्या करना है, इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसमें अपीयर होना है। अपीयर होने के बाद में क्या है, वो जो एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम के बेसिस पे फिर क्या है, वो आगे जो अपने जो स्कोर आया उनका, उस स्कोर को क्या करेंगे, वो आगे मान लीजिए उसे एसएससी का मेंस लिखना है, या फिर मान लीजिए उस कैंडिडेट को आईबीपीएस का मेंस लिखना है, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा वो स्कोर। जैसे एकदम सिमिलर है किसकी तरह, अगर आपको ध्यान हो तो आज जो एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो क्या करवाता है, यूजीसी नेट का एक एग्जाम करवाता है। ठीक है, यूजीसी नेट का जो एक एग्जाम होता है, तो ये जो नेट का एग्जाम होता है उसमें भी ऐसा होता है कि आपको एक स्कोर मिल जाता है, वो स्कोर आपका 2 साल तक वैलिड होता है। ठीक है, और उस स्कोर के बेसिस पे आप क्या है, किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से कुछ ये एग्जाम भी होने वाला है। फाइन, व्हाट वुड एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस डू नाउ, तो वो मैंने आपको बता दिया कि उसके बाद के प्रीलिम्स के बाद के जो फेज होते हैं वो इन्हीं मतलब कह सकते हैं एजेंसीज के द्वारा, इन्हीं बोर्ड्स के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, बस क्या है, यहां पे यूनिफॉर्मिटी कहां पे लाई गई है, प्रीलिम्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को कि अब आपको एक ही एजेंसी के पास में रजिस्टर करवाना होगा। जरूरी नहीं है कि आपको एसएससी के प्री के लिए अलग से फॉर्म डालना पड़ेंगे, आरआरबी के लिए अलग से फॉर्म डालना पड़ेंगे, आईबीपीएस के लिए अलग से फॉर्म डालना पड़ेंगे। तो जो 17 जगह फॉर्म डालना पड़ता था, 17 एग्जाम देना पड़ता था, उस झंझट से आप मुक्त हो गए हो। ठीक है, उस झंझट से मुक्त हो गए, इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल
रिफॉर्म लाया गया है, एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट की गई है, इसके ग्राउंड लेवल पे पॉजिटिव एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं। क्या है वो भी बताएंगे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑन ग्राउंड में अब आप देखो कि उसके क्या क्या प्रोविजन है, क्या फीचर्स है, वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, कि ये जो टेस्ट की बात करवा रहे हैं हम कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, वो टेस्ट किस तरह से होने वाला है। सबसे पहली चीज तो क्या है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एट 10th 12th एंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, विल बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। तो अब ये जो एजेंसी बनाई जाएगी ये क्या करवाने वाली है, ये जो तरह तरह के अलग अलग एग्जाम होते थे कि 10th क्लास बेसिस पे क्या हो रहा है, एसएससी का वैकेंसी निकला है, आपने सुना होगा, ठीक है, 10+2 12th क्लास क्या रख दिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दिया और उस बेसिस पे एग्जाम हो रहा है एसएससी का, ठीक है, या फिर आरआरबी का एग्जाम हो रहा है, रेलवे की वैकेंसी निकली है। तो वो जो अलग अलग लेवल पे एग्जाम होते थे ना, उन्हें अब क्या कर दिया जाएगा, एक ही एग्जाम करवाया जाएगा, मतलब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, बस ये है कि लेवल वाइज होगा वो, क्योंकि ये एक इशू था ना कि आप बोर्ड से अगर जो प्रीलिम्स वाले एग्जाम है वो नहीं करवाओगे, जो अलग अलग बोर्ड है, ठीक है, एसएससी आरआरबी से नहीं करवाओगे, तो फिर किससे करवाओगे, आपने कह दिया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये इतनी डाइवर्सिफाइड एग्जाम्स होती थी कि कोई कुछ एग्जाम 10th लेवल पे होती थी, कुछ 12th लेवल पे, कुछ ग्रेजुएट लेवल पे, तो उसको आपने कैसे सॉल्व किया उस प्रॉब्लम को, तो यहां पे कहना है कि हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाएंगे, सभी एग्जाम्स क्लियर रहेगा और उसका लेवल 3 रख देंगे, तो एक 10th लेवल पे होगा, एक 12th लेवल पे, एक ग्रेजुएट लेवल पे होगा। और ये क्या होने वाले, साल में 2 बार होंगे ये एग्जाम। साल में 2 बार क्यों होंगे, तो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आज एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करवाता है, यूजीसी नेट का एक एग्जाम करवाता है, ठीक है। तो ये नेट का जो एग्जाम होता है ना, ये भी क्या होता है, 2 बार होता है, फिर 2 स्कोर निकल के आता है, तो वो स्कोर वैलिड रहता है 2 सालों के लिए। इस केस में अगर आप देखोगे इनके स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहने वाले हैं, और ये जो स्कोर निकल के आएगा, इस स्कोर के बेसिस पे फिर आप क्या कर सकते हो कि देखो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है सिर्फ, बाकी जो मेंस वगैरह का एग्जाम होने वाला है वो कौन करवाएगा, तो वो जो सब्सिक्वेंट बॉडीज हैं, जैसे एसएससी है, आरआरबी है, तो वो अपने आगे के एग्जाम वो खुद करवाएंगी, ठीक है, तो वो बताया गया है। अब देखो क्या है कि सीईटी का जो स्कोर रहने वाला है, सीईटी स्कोर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अब ये जो स्कोर है ये 3 सालों तक वैलिड रहने वाला है। जैसे आपने आईआईटी में भी देखा होगा कि क्या है, 2 बार एग्जाम दोगे और जो जहां पे आपने अच्छा स्कोर किया है उस स्कोर को माना जाएगा। तो वैसे ही क्या है कि यहां पे आपने एग्जाम दिए, ठीक, ट्वाइस अ ईयर होने वाले एग्जाम दे दो आप, ठीक, एग्जाम देने के बाद में आपका जो स्कोर आया, तो जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा उसे कंसीडर किया जाएगा, उसे वैलिड माना जाएगा 3 साल तक के लिए, 3 साल तक के लिए वैलिड माना जाएगा। और क्या होगा, कब से वैलिड माना जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है उस दिन से। और इस रिजल्ट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आपने मतलब प्री क्वालिफाई कर लिया, एक तरह से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, अब आप क्या है मेंस और इंटरव्यू जो सब्सिक्वेंट स्टेजेस हैं उसके लिए इस स्कोर के बेसिस पे 3 साल तक अप्लाई कर सकते हो इधर उधर, ठीक है। ये है एक अगला प्रोविजन जो है। फिर उसके बाद में क्या, देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू बी टेकन बाय ए कैंडिडेट टू अपीयर इन सीईटी। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है इस पॉलिसी का, या फिर कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट कंडक्ट होने वाला है उसमें ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन जो है जो आपको समझना चाहिए कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई बैरियर नहीं है, आपको जब तक देना है। अब आप बोलोगे सर 50 साल के हो जाएंगे तब तक देते रहेंगे क्या, नहीं, एज लिमिट जो है तो एज लिमिट डेफिनेटली रहने वाली है, लेकिन क्या रहने वाली है अभी इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत जल्द क्लैरिफिकेशन आएगा, ठीक है। अभी तो उन्होंने क्या किया है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया ना, अब उस पे क्या होगा, लॉज बनेंगे या फिर उसका एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार होगा कि क्या क्या होने वाला है, तो एज लिमिट बता दी जाएगी। यहां पे अभी बताई नहीं गई लेकिन एज लिमिट होगी, नो डाउट एज लिमिट होगी, एक अपर एज लिमिट होगी। और उस अपर एज लिमिट में भी क्या होगा, जैसे आज आप देखते हो ना कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट ये है, रिलैक्सेशन मिल जाता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, तो वैसा ही रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में। जो भी एज लिमिट सेट की जाएगी, जो अभी सेट नहीं की गई है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। रिलैक्सेशन शैल बी गिवन टू कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उस हिसाब से रिलैक्सेशन में आ जाएगा। फिर क्या है, एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन 12 इंडियन लैंग्वेजेस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर। हिंदी इंग्लिश में बच्चे परेशान हो गए थे, अब क्या है कि रीजनल लैंग्वेजेस में 12 लैंग्वेजेस और एक्सपैंड भी किया जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे प्रोविजन जो, ये सारे पॉइंट्स जो टेस्ट से जुड़े हुए वो जानना जरूरी है। गवर्नमेंट ने इन पे क्लैरिफिकेशन भी दिया है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी इनिशियली क्या है कि सिर्फ 3 बोर्ड्स के एग्जाम जो है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंडर में आने वाले हैं, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, ठीक है।
लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या होने वाला है, फ्यूचर में जो दूसरी और भी एजेंसीज है, दूसरे और भी जो एग्जाम है, सारे एग्जाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंडर में आ जाएंगे। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के आप देखोगे तो प्राइवेट एजेंसीज जो हैं, ये नोटिफिकेशन में बताया है गवर्नमेंट ने कि प्राइवेट एजेंसीज जो हैं, प्राइवेट एजेंसीज भी क्या है, सीईटी का स्कोर मांगने लगेगी इंडिविजुअल से जब आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाएंगे तो। ठीक है सर, सिलेबस क्या होगा अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक, तो इस सेंस में क्या है, इस सेंस में ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के कि ऑन ग्राउंड ये टेस्ट किस तरह से कंडक्ट होने वाला है। आई होप कंफ्यूजन नहीं है किसी प्रकार का, सारे डाउट्स क्लियर है। अब देखो क्या है, एडवांटेजेस समझो। ये जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, अब जो आगे वाला ये पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट किस पर्सपेक्टिव से भी है, तो जो लोग डिस्क्रिप्टिव मेंस लिखने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स में, तो उन्हें लिखने के लिए यहां पे बहुत सारा सब कुछ मिल जाएगा कि इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, क्रिटिक्स जो है तो क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखो क्रिटिसिज्म भी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने के बाद में जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात की जा रही है, इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, कुछ डिबेट्स हैं। ठीक है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आगे क्या रास्ता निकाला जा सकता है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं यहां पे, आप ध्यान रखिएगा क्या है। तो पहले तो परेशानी देखो, परेशानी क्या थी कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग मल्टीपल एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ठीक है, अब क्या होता है कि अलग अलग एग्जाम जब होते थे तो लोगों को अलग अलग पैसे भी देना पड़ते थे। पैसे देना पड़ते मतलब घूस नहीं, ठीक है, मतलब इसका एग्जामिनेशन फी, उसका एग्जामिनेशन फी, उसका एग्जामिनेशन फी, यहाँ एग्जाम सेंटर यहाँ मिल रहा है, यहाँ एग्जाम सेंटर यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे यहाँ मिल रहा है, ट्रैवल करो, तो ये सारे खर्चे आते थे। ठीक है, तो उसी सेंस में गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या दिया है कि सीईटी बाय एनआरए, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इज अ रिक्रूटमेंट रिफॉर्म। नो डाउट एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रिफॉर्म लाया गया है, अब भर्तियां जो है वो अलग तरह से होगी। ठीक है, इट इज अ मेजर बून फॉर द यूथ एंड इकोनॉमिकली वीक कैंडिडेट्स। जो इकोनॉमिकली वीक कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए एक मेजर बून की तरह है, एक वरदान की तरह है। ये वरदान की तरह कैसे है वो भी समझो। मेजर बून ऐसे है कि अब इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन मल्टीपल एग्जामिनेशन। पहले क्या हो रहा था कि एसएससी का एग्जाम देता है एक बच्चा, ठीक है, एसएससी का देने के बाद में आरआरबी का देता है वही एग्जाम, वही आईबीपीएस का एग्जाम देता है, किस आशा में, किस उम्मीद में कि किसी ना किसी एग्जाम में तो हो जाएगा। लेकिन अब होता क्या था कि इसमें भी एग्जामिनेशन फी, इसमें भी एग्जामिनेशन फी, फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्स में क्या है, मल्टीपल सिलेबस भी है, वो पढ़ो, मल्टीपल सिलेबस के साथ साथ में और भी दिक्कतें तरह तरह की। तो ये सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, सबके रिजल्ट का वेट भी करो। अब क्या है, एक एग्जाम दो, उसमें रिजल्ट आया, आपने क्लियर किया तो अब आगे की सोचोगे, नहीं तो वापस क्या है 6 महीने बाद फिर एग्जाम होने वाला, तैयारी में लग जाओ चुपचाप। उस तरह से क्या है कि यहां पर आप देखोगे तो ये मल्टीपल एग्जाम से छुटकारा मिलने वाला है। फाइनेंशियल बर्डन जो रहता है, फाइनेंशियल बर्डन मैंने समझाया कि सभी एग्जाम है, सभी एग्जाम में क्या है, फी जो है एग्जामिनेशन फी वो डालते रहो, तो ये फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। ठीक, इसी सेंस में एक वरदान बताया जा रहा है किसके लिए, यूथ के लिए और इकोनॉमिकली वीक कैंडिडेट्स के लिए। अगला पॉइंट देखो अगर, तो एक्सेस टू एग्जामिनेशन सेंटर। पहले एक प्रॉब्लम थी क्या कि एग्जामिनेशन सेंटर्स दूर मिलते थे। अब बड़े बड़े स्टेट्स हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बड़े स्टेट्स में आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ता था। तो ये एक इशू रहता था कि यहां पे आप इन समस्याओं को कैसे सुलझाओगे। तो अब क्या होता है कि एक्सेस टू एग्जामिनेशन सेंटर में सिंपल सी चीज क्लैरिफाई कर दी गई है कि गवर्नमेंट ने स्पेशल फोकस किया है किसके ऊपर, 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे आप देखते हैं कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहां से कैंडिडेट्स क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में माइग्रेट करते हैं, मतलब सेंटर पे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, या फिर जो इकोनॉमिकली वीकर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को रडार पे रखा गया है। ठीक है, एक फाइनेंशियल आउटले प्लान बनाया गया है, ठीक है, एक फंड अलोकेट किया गया है 1517.57 करोड़ का। इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग एजेंसी को डेवलप करने के लिए, कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो टेस्ट कंडक्ट करवा सके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये फंड का अलोकेशन किया गया है। ठीक है, तो एक जो एडवांटेज है सबसे बड़ा ये क्या है कि अब सभी इंसान जा सकते हैं कहां तक, एग्जामिनेशन सेंटर तक। वो रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है इस चीज को पॉसिबल करवा पाएगी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। अब देखो क्या है, यहां पे आप देखोगे तो रूरल एरियाज जो है, अलग अलग मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि रूरल एरियाज है, तो ये आर्गुमेंट दी जा रही है कि रूरल एरियाज में लोग जो थे तो वो शायद इस कारण से कि दूर एग्जामिनेशन सेंटर होते थे तो वो फॉर्म तो डालते थे लेकिन एग्जाम देने जा पाते थे। अब वो क्या होगा, अब डिसिप्लिन वे में एग्जाम देंगे, सेलेक्ट भी होंगे। अब हर डिस्ट्रिक्ट से, हर रूरल एरिया से, हर रीजन से जब इस तरह से स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स सेलेक्ट होके आएंगे तो वो क्या होगा कि गवर्नमेंट वर्किंग में आपको एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा कि हाँ, देश के हर हिस्से से क्या आ रहा है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट आपके लिए आ रहा है, ठीक है, आपके एग्जाम के थ्रू, आपके रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आ रहा है। तो ये स्टैंड लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट का अगला पॉइंट क्या है कि विमेन कैंडिडेट्स टू बेनिफिट ग्रेटली, महिलाओं को फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर कंपेयर करोगे मेल और फीमेल में,
तो मेल फिर भी क्या हो सकता है, घर से बाहर, मतलब आप बोलोगे सर आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, लेकिन जी हां, आज भी प्रैक्टिकली क्या है कि जो रूरल एरियाज है, ठीक है, कंट्री साइड है, ग्रामीण क्षेत्र में ये होता है कि महिलाएं जो हैं तो वो उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है जितने पुरुष हैं। तो क्या होता है, एक मेल के लिए आसान होता है कि किसी सेंटर पे जाके घर से दूर 200 किलोमीटर एग्जाम देके आ सकता है, वो फीमेल के लिए नहीं होता था। तो अब क्या होगा, लेकिन जब एक्सेस होगी एग्जामिनेशन सेंटर की, तो उसके चलते क्या है कि वुमेन कैंडिडेट्स टू बेनिफिट ग्रेटली, वुमेन कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। नो नीड टू वरी अबाउट क्लैशिंग ऑफ एग्जामिनेशन डेट्स, ये एक बड़ा इशू था। एसएससी आरआरबी की दोनों की एग्जाम क्या आ गई, एक ही दिन आ गई है। अब आप कौन सा एग्जाम दोगे, दोनों की प्रिपरेशन की थी। तो अब क्या होने वाला है कि इस तरह से जो क्लैश होती थी डेट्स, एग्जामिनेशन डेट्स, वो क्लैश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है ना। 2 एग्जाम होने वाले हैं साल में, ठीक है, मतलब ट्वाइस अ ईयर, जो मैंने आपको बताया था 2 बार एग्जाम होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा कोई इशू ही नहीं है कि हाँ आपका एसएससी या आरआरबी या फिर आईबीपीएस का जो एग्जाम है वो क्या हो रहा है, क्लैश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आप प्रीलिम्स तो एक ही दोगे ना, एक ही पेपर सभी बच्चे देंगे, सभी बच्चे एक ही पेपर देंगे। उसके बाद में फिर आपको कहां जाना है वो आप तय करो। फिर वो आपके अलग अलग क्या है, अलग अलग एक तरह से क्या कह सकते हैं कि जो बोर्ड्स हैं, एसएससी है, आरआरबी है, आईबीपीएस है, वो अपने हिसाब से फिर आपकी रिक्रूटमेंट करते रहेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं पोटेंशियल स्टैंड विच इज बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। यहां पे क्या है, ये कह रहे हैं कि पहले ये दिक्कत होती थी, पेपर लीक हो गया, ठीक है, पेपर हो ही नहीं रहा है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो दिक्कतें होती थी, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, कोई क्वेश्चन गलत क्वेश्चन आ रहे हैं, सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल नहीं है बोर्ड्स। तो अब वो स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। अब सेंट्रल लेवल पे क्या है कि अब पहले भी सेंट्रल लेवल पे संभाला जा रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसमें एक कह सकते हैं ना कि सारे लोग जब मिलकर काम करते हो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय उसके कि सब अपना अलग अलग करें। तो वो चीज यहां पे देखने को मिलेगी, स्ट्रीमलाइनिंग हो जाएगी, सब कुछ एक सिस्टम में चलेगा। ये एडवांटेजेस हैं, ठीक है, ये एडवांटेजेस हैं। लेकिन सेम टाइम पे क्या हो रहा है कि इस स्टेप को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, हर स्टेप को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो जो कुछ क्रिटिक्स हैं उन्होंने लूपहोल्स निकाले हैं कि इस पॉलिसी में क्या कमियां हैं, ये पॉलिसी क्यों लाई गई है, वो भी समझो। क्या? तो व्हाई ओनली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सिर्फ प्रीलिम्स की, प्रिलिमिनरी के एग्जामिनेशन की बात क्यों की जा रही है? आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवा के प्रीलिम्स वाली विंडो से तो अंदर करवा दोगे कैंडिडेट्स को, लेकिन यहां से अंदर आने के बाद में तो इधर फिर वही वाला खेल चालू हो गया, खिचड़ी पहले वाली, एसएससी, आरआरबी, ठीक है, आईबीपीएस, सबके अलग अलग फॉर्म, ये वो सारी चीजें, ठीक है। अब उस पर भी क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, इस कारण से इसे लूप होल की तरह माना जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन नहीं है ज्यादा, ठीक है, एक वो हो गया। फिर अननेसेसरी इंक्रीज इन कंपटीशन। अब देखो क्या है, ये कहना है कुछ क्रिटिक्स का कि आपने क्या किया, आपने एक प्रोविजन खोल दिया। किस तरह से प्रोविजन खोल दिया कि हाँ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दो, आपका जो स्कोर रहेगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो अब ये 3 साल तक जो वैलिड रहेगा, तो ये किस तरह से कंपटीशन क्रिएट करने वाला है कि मतलब वो इंसान जो है तो वो 3 साल तक उस स्कोर के बेसिस पे अलग अलग एग्जाम्स को ट्राई करेगा, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स को ट्राई करेगा, तो हो सकता है कंपटीशन बढ़ेगा वहां पे। फिर कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है कि जजिंग अ फिश ऑन इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अप अ ट्री। मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे तो अलग अलग क्या होते हैं एग्जाम जो होते हैं, तो इनका लेवल अलग अलग है। एसएससी का लेवल अलग है, आईबीपीएस का लेवल अलग है। जो इंसान आईबीपीएस की तैयारी कर रहा है वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, दोनों का लेवल अलग है ना। अब क्या होगा कि आप दोनों को एक ही ग्राउंड पे खड़ा कर देना, अगर कोई ऊपर है, ठीक है, उसको नीचे ले आए और कोई नीचे वालों को आप ऊपर की तरफ फोर्स कर रहे हो, तो दिखती बात है कि इसके पास में एडवांटेज होगा, इसके पास एज होगी। वही चीज यहां पे क्या की जा रही है, दर्शाई जा रही है कुछ क्रिटिक्स के द्वारा। उनका यह कहना पड़ रहा है कि आप ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के चलते क्या कर रहे हो कि सभी लोगों को एक ही रेस में दौड़ने का बोल रहे हो, ठीक। अब क्या होता है, तो जब आप वो एक तरह से कहा जाता है कि अब क्या कहते हैं कि आप यहां पे मछली से ये कह रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम जो सिस्टमैटिकली क्या बताता है, फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबॉडी हैज टू टेक अ सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइंब अप दैट ट्री। तो यहां पे क्या है, आप सभी को एक ही, मतलब एक सिंगल साइज सभी को फिट नहीं होता है, क्रिटिक्स का ये कहना है। तो आप उस तरह से एग्जामिनेशन मत करवाइए, ये पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, देखो कुछ क्रिटिक्स का एक चीज ये भी कहना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पर्दा ढक रही है। किस चीज के ऊपर पर्दा डाल रही है कि गवर्नमेंट ने, बैंक्स तो बचे नहीं है, सब प्राइवेटाइज हो गए, आप क्या करोगे आप, तो अब वैकेंसी नहीं है तो वैकेंसी नहीं है, तो उन सारी चीजों को मर्ज कर दो एक साथ, ताकि ये देखने को मिले कि हाँ वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये मर्जिंग का जो कंसेप्ट है ये इसीलिए ताकि क्या है कि वैकेंसी बची नहीं, उस चीज को छुपाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, ये क्रिटिक्स के द्वारा ये भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स उठाए जा रहे हैं। एज इट इज मैंने आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिबेट्स के जो पॉइंट्स थे, सारा सब कुछ आपके सामने रख दिया है। व्हाट इज वे फॉरवर्ड, तो अभी भी चैलेंज क्या है कि सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं है, क्या सिलेबस होने वाला है। नो डाउट सिलेबस चेंज होगा, यूनिफॉर्मिटी रहेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी में आप देखोगे एसएससी का सिलेबस अलग है, आईबीपीएस का अलग है, ठीक है।
तो जब आरआरबी का अलग है तब अलग अलग सिलेबस है, तो दिखती बात है वहां पे क्या है, आप यूनिफॉर्मिटी कैसे लाओगे वो एक इशू है, इंप्लीमेंटेशन एक सबसे बड़ा इशू है। सारी चीजें दिखती चकाचौंध बहुत अच्छा है, लेकिन जब ऑन ग्राउंड इसके इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तब चैलेंजेस होते हैं। वो चैलेंजेस क्या है, कैसे उन्हें सॉल्व किया जाएगा, ये भी एक गवर्नमेंट के सामने एक इशू है। आई होप गवर्नमेंट इन सारी चीजों को अच्छी तरह से एड्रेस करेगी, और इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारा सब कुछ समझ में आया, सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं, यू एंजॉयड द डिटेल्स। आपको क्या करना है, अपने जूनियर्स अपने सीनियर्स के साथ में, ठीक है, और भी जो आपके कंपेनियंस हैं जो इस एग्जाम में इन एग्जाम से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।